पूर्वी दिल्ली में बीजेपी को लगा जोरदार झटका। श्रवण दीक्षित अपनी पत्नी रेखा दीक्षित के साथ गए आम आदमी पार्टी में। आप बढ़ा रही है अपना कुनबा, कांग्रेस में भी लगा चुकी है सेंध। ईडीएमसी में नेता विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साधा निशाना, कहा निगम ठीक से नहीं कर रही काम। पूर्वी दिल्ली में सफाई व्यवस्था बदहाल, निगम ने किया काफी घोटाला। आनंद विहार रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन पर दिखी सुरक्षा, अतिरिक्त सीआरपीएफ के जवानों को भी लगाया गया, लेकिन कोई भी किसान नहीं पहुंचा स्टेशन पर। कुछ ट्रेनों की टाइमिंग बदली गई। पूर्वी दिल्ली में नर्सरी एडमिशन पर स्कूल में दिखा अच्छा रिस्पांस। पुरानी गाइडलाइन से हो रहे हैं एडमिशन, कोरोना को देखते हुए बरते जा रहे हैं एहतियात। और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी। रेल रोको अभियान किसानों ने शांति से किया, गांव और कस्बों में किसानों ने रोकी ट्रेन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। इन दिनों आम आदमी पार्टी अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है। अगले साल होने वाले तीनों नगर निगम के चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही तोड़फोड़ करने में जुटी हुई है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में बीजेपी को वीरवार को उस वक्त जोरदार झटका लगा जब बीजेपी की निगम पार्षद रेखा दीक्षित और बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। उनके पति श्रवण दीक्षित भी बीजेपी से नाता तोड़कर आप से जुड़ गए हैं। श्रवण दीक्षित बीजेपी के जिला महामंत्री रह चुके हैं और पूर्वी दिल्ली के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनकी पत्नी रेखा दीक्षित अनारकली वार्ड से 2017 में जीती थी। इस तरह आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में ही दूसरे निगम पार्षद को अपने पाले में किया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में विधायक एस के बग्गा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रवण दीक्षित और रेखा दीक्षित ने आप में जाने का ऐलान किया। प्रदेश के निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि नेताओं का पार्टी में स्वागत है। श्रवण दीक्षित और रेखा दीक्षित दोनों ने ही कहा कि हम सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार के शानदार काम को देखते हुए आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप सरकार जनता के भले के लिए काम कर रही है। लगभग 200 किसानों की हत्या हो चुकी है। इससे मुझे बहुत दुख हुआ है। किसानों के समर्थन में मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ रही हूँ। निगम के पूर्ण भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए फ्री यात्रा करके महिलाओं का सम्मान किया है और दिल्ली में पानी बिजली के बिल न आने से दिल्ली वासी बहुत खुश हैं। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हो रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी अटल जी की, आडवाणी जी की पार्टी थी, पर वो अब अडानी और अंबानी की पार्टी हो गई है। रेखा दीक्षित सिटिंग काउंसलर है वार्ड 23-22 से, और उसके हस्बैंड श्रवण दीक्षित उनके साथ पूरी अपनी टीम के साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। उनका धन्यवाद करता हूँ। किसानों के आंदोलन को 85 दिन हो रहे हैं। बॉर्डर्स पर डटे हुए किसान का इतने दिनों बाद भी हौसला कम होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। आज किसानों ने देश में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोको अभियान किया। हमारे रिपोर्टर आर चौधरी ने बॉर्डर पर डटे किसानों से पूछा कि किस तरह से आप लोगों ने इस अभियान में हिस्सा लिया। प्रवक्ता ने बताया कि हमने इस अभियान को शांति से किया। जगह जगह गांव में और कस्बों में रेलों को रोका गया, जिसमें लोगों को कृषि बिल के बारे में बताया गया है। लोगों को जलपान भी कराया गया। किसानों ने कहा कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक हम यहीं पर आंदोलन करते रहेंगे। आंदोलन की एक ही रणनीति रही है कि शांतिपूर्वक आंदोलन करना है और शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, और भविष्य की भी एक ही रणनीति है कि शांतिपूर्वक ये आंदोलन सरकार के खिलाफ और अपनी मांगों को लेकर चलता रहेगा। सर, जिस तरीके से आज रेल रोको अभियान है आपका 12 से चल रहा वो रेल रोको अभियान, तो वो कहाँ कहाँ मनाया जा रहा है और कितना सक्सेसफुली हुआ है? वो किसान निकले हैं और वो बड़े शांतिपूर्वक तरीके से रेल को रोक करके वहाँ के यात्रियों का जलपान करवा रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं और उनको अपनी बात भी बता रहे हैं कि हम क्यों ऐसी स्थिति आई है इस देश की जो तानाशाह सरकार है उसकी हठधर्मिता के चलते। अच्छा, ये रेल रोको अभियान आप गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, यहाँ सबसे नज़दीक है आनंद विहार रेलवे स्टेशन। क्या दिल्ली की तरफ भी गए हैं किसान यहाँ से?
नहीं, गाजीपुर जो बॉर्डर हैं, गाजीपुर या जो भी बॉर्डर हैं यहाँ पर, वो यहाँ धरना चल रहा है। वो धरने वाले किसान कहीं नहीं गए और ना उनका जाने का कोई कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम जो गांव में रहने वाले किसान हैं, गांव में वो अपने आप उन्होंने करना था और वो कर रहे हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है किसान अब यहाँ भीड़ कम भी होती चली गई है, कहीं ऐसा तो नहीं ये रेल रोको अभियान को आगे बढ़ावा देने के लिए लोग किसान जो है गांव की तरफ भेजे गए हों ताकि वहाँ गांवों में जाके इस अभियान में शामिल हो सकें? नहीं, भीड़ का तो भीड़ कम होने का मतलब ये नहीं है कि कोई आंदोलन छोड़ करके चला गया हो। ये तो यहाँ पर स्ट्रेटजी है किसान आंदोलन की कि किसान आंदोलन अब धरना चल रहा है यहाँ पर। और आपने देखा होगा यहाँ लाखों की भीड़ भी होती थी। जब कभी कॉल करेंगे तो आज भी होगी। स्टैंड बाई पे ही 1 लाख लोग रहते हैं कि जब मर्जी बुला लेंगे उनको। तो ये आंदोलन गांव तक पहुँचे, खेत खलिहान तक पहुँचे, हर घर में पहुँचे। उस योजना के तहत ये जो क्राउड है यहाँ से थोड़ा कम करके गाँव में भेजा जा रहा है। तो इसलिए ये तो एक स्ट्रेटजी है, इस पर कोई ऐसा विषय नहीं है कि शायद आंदोलन कमज़ोर हो रहा है या कोई आंदोलन को छोड़ के जा रहा है। किसान कह रहे हैं बात करने की तैयार है, किसान रोड पे बैठे हैं, आइए बात करने। कब करनी है? अगर कहीं और करनी है तो वो तो अदारे सरकार के पास है ना। सरकार बताए कहाँ पर आओ और बात करें। किसानों के पास रोड है जिस पे बैठे हैं, तो रोड पे बैठे हैं, आज अभी आ जाओ बात करने। बाकी अब कहीं उन्होंने एयरपोर्ट पे बुलाना है, कहीं अस्पताल में बुलाना है, कहीं स्टेडियम में बुलाना है, विज्ञान भवन में बुलाना है, संसद में बुलाना है, ये सारी चीज़ें तो सरकार के अंडर है ना। तो सरकार बताएगी कि आप कहाँ आओ, तो वो बता नहीं रही कि बात करने कहाँ आओ, तो कहाँ जाएँ किसान बात करने। तो इसका मतलब ये सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क है। रेल रोको अभियान के तहत पूर्वी दिल्ली में जगह जगह सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। आनंद विहार रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन पर सीआरपीएफ के अतिरिक्त जवान इकट्ठे किए गए थे। स्टेशन पर कोई अफरा तफरी अभियान को लेकर नहीं थी, शांति थी। न ही रेलवे की तरफ से कोई ट्रेन को कैंसिल किया गया, बस कुछ के टाइम्स में बदलाव किया गया था। इस मौके पर डीसीपी दीपक भी मौजूद रहे। उन्होंने स्टेशन पर सभी व्यवस्था को भी देखा। आज से पूर्व दिल्ली में नर्सरी एडमिशन शुरू हो गए हैं। स्कूल भी एडमिशन को लेकर तैयार दिखाई दिए। पूर्व दिल्ली के स्कूल में जाकर सीसीएन की रिपोर्टर वंदना कश्यप कैंत ने देखा कि किस तरह की तैयारियां स्कूल में की गई हैं। तो पता चला कि कोई नई गाइडलाइंस एडमिशन के लिए नहीं आई है। स्कूल में पुरानी गाइडलाइंस के तहत ही बच्चों के एडमिशन किए जा रहे हैं। पेरेंट्स ने स्कूल में आकर फॉर्म भरे। कोरोना को देखते हुए स्कूल में सारे प्रबंध किए गए थे। जगह जगह सैनिटाइजर रखा हुआ था और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते हुए नजर आए। पहले दिन स्कूलों में अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। रिस्पॉन्स की बात तो है कि पेरेंट्स बहुत लंबे समय से इस एडमिशन के इंतजार में थे। जो एडमिशन का प्रोसेस जनवरी में शुरू हो जाना चाहिए था, अब दिसंबर में शुरू हो जाना चाहिए था, वो अब फरवरी में शुरू हो रहा है। तो पेरेंट्स बड़ी ईगरली इस एडमिशन के इंतजार में थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछली बार भी एडमिशन का प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया था। इन द मीन टाइम ही लॉकडाउन लग गया, तो वो पेरेंट्स भी बहुत सारे जो उस समय एडमिशन नहीं ले पाए थे। अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि उनके बच्चे जो पहले नर्सरी के लिए एलिजिबल थे, अब वो केजी में पहुंच गए। तो समस्या उनके सामने भी आएगी। इसमें बार मैं समझता हूँ कि केजी में बहुत बड़ा रश रहेगा। और पेरेंट्स को वैसे फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स फॉर्म भरे और उसके बाद में वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करें। हर बच्चा दिल्ली का एडमिट होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। कोई बच्चा बिना दाखिले के दिल्ली में नहीं रह पाएगा। Actually, admissions so slowly and steadily registrations are coming on, but it will definitely take some time because mainly in our school registrations are happening online, so it may take some time. But abhi still there is nothing, not much. जो admission registration forms हैं, they are being issued by our security guards at the gate to everyone whosoever wants to take the admission in the school. Registration forms are being given from our main gate by the security guard. So there is no issue for they are not coming in this. But for some inquiries, parents are dropping in and they are यहाँ पे स्कूल में आ रहे हैं जो पेरेंट्स हैं इंक्वायरीज़ के लिए। और उनको इंक्वायरी भी कोई लंबी चौड़ी नहीं है। एक वो एज ग्रुप के बारे में बातचीत कर रहे हैं, दूसरा ये है कि फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। यही कुछ सवाल, 2-3 सवाल हैं जनरली जो पेरेंट्स बात कर रहे हैं। मैडम आज ही स्टार्ट हुआ है रिस्पॉन्स, अभी 2-3 दिनों में पता लगेगा, क्योंकि हम सब लोग पिछले 3-4 सालों से डिजिटल की तरफ ज़्यादा थे, तो डिजिटल पे रिस्पॉन्स आ रहा है एडमिशन का। तो फिजिकल इस साल तो हम सबको ही अवॉइड कर रहे हैं मैडम। कोविड को देखते हुए कोविड की गाइडलाइन तो हमने कंप्लीट पूरी कर ही रहे हैं भी, सोशल डिस्टेंसिंग
उसके बाद मास्क लगा के आना, उसके बाद आपका हैंड सैनिटाइजिंग करना, ये सब चीज़ें तो कंपलसरी है ही। इसको कंपलसरी के बिना हम गेट में स्कूल में पढ़ने ही नहीं देते। पटपड़गंज में ईस्ट एमसीडी के मुख्यालय में नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निगम पर निशाना साधा है। नेता विपक्ष ने कहा कि बीजेपी ने पूर्वी दिल्ली में सफाई व्यवस्था को खराब करके रख दिया है। जब से नगर निगम ने कूड़े को प्राइवेट कंपनी के हाथों में सौंपा, तब से लेकर अब तक सफाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। सफाई व्यवस्था को प्राइवेट हाथों में सौंपते समय निगम ने बड़ी बड़ी बातों को कहा था स्वच्छता रैंकिंग सुधरेगी, घंटी बजाकर कूड़ा उठाया जाएगा, कर्मचारियों को 17,800 रुपए दिए जाएंगे वेतन के रूप में, लेकिन कर्मचारियों को 14,500 वेतन दिया गया। गीला और सूखा कूड़ा उठाने को लेकर भी बात कही गई थी, वो भी अधूरी साबित हुई। निगम की सारी योजनाएं फेल हुई हैं। निगम ने 220 करोड़ के सालाना टेंडर देकर इसमें घोटाला किया है। इन सभी परेशानियों को जनता देख रही है। आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। कूड़ा उठाने की योजना का निजीकरण करना ऐसी नीति है जिसका सीधा सा मतलब है कि भाजपा के नेता एमसीडी के कर्मचारियों पर, एमसीडी के संसाधनों पर भरोसा नहीं करते हैं। और करे भी कैसे, जब कोई संसाधन वो खरीदते हैं तो उसके अंदर इतना भ्रष्टाचार, इतनी जेबें भर जाती हैं कि उन्हें पता होता है कि इतना भ्रष्टाचार इस संसाधनों को खरीदने पर हो चुका है कि इनकी रिलायबिलिटी पे विश्वास नहीं किया जा सकता, इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उन संसाधनों पर विश्वास नहीं करती। एमसीडी में बैठी भाजपा बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही थी कि घर घर से कूड़ा उठाने वाली योजना बहुत कारगर योजना है, पूरे क्षेत्र की सफाई होगी, रैंकिंग में हम नंबर 1 आएंगे, हम पूरे एडीएमसी को चमका कर रख देंगे और 47 शहरों में जो इस बार 46वां स्थान आया उसको हम 1 नंबर पे लेकर के आएंगे। लेकिन ये सब झूठ बोलते हैं, ये फ्रेब करते हैं, ये जनता को ठगने का काम करते हैं। पूरी ईडीएमसी के अंदर स्वच्छता का एक उदाहरण बनेगा, इन्होंने कहा, वो भी फेल हो गया। भाजपा के नेताओं ने बार बार कहा कि एक एक घर की घंटी बजाकर, पहली मंजिल पे हो, दूसरी मंजिल पे हो, तीसरी मंजिल पे हो, हर घर तक जाया जाएगा और उनका दरवाजा खटखटाकर, उनकी घंटी बजाकर उनके घर से कूड़ा लिया जाएगा। और कूड़ा भी कैसे लिया जाएगा, गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग। लेकिन आज ये पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी उस कंपनी के साथ, जिसके साथ इनकी साठगांठ थी, सेटलमेंट थी, अपने इस काम के अंदर पूरी तरीके से विफल हो गई है। कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक लॉबी टिपर वाली कंपनी के साथ है, दूसरी लॉबी घर घर से कूड़ा उठाने वाली योजना जो मेट्रो कंपनी के माध्यम से चल रही है उसके साथ है। अब लॉबी का खेल चल पड़ा है। भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से भाजपा पूरी लिप्त है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की मोबाइल टावर लगाने की योजना का विरोध हो रहा है, जिसमें मोबाइल टावर्स को पूर्वी दिल्ली के निगम पार्कों में जगह जगह लगाने की योजना थी, लेकिन पार्कों में टावर्स लगाने को लेकर जनता विरोध कर रही है। इस पर नेता सदन प्रवेश शर्मा का कहना है कि इस मसले पर हम इलाके के पार्षदों और आरडब्ल्यू मेंबर्स से बात करेंगे। टावर्स को 2000 पार्कों की 3000 साइट्स पर लगाना था। निगम के ये 7 करोड़ की योजना है, जिसका फायदा काफी लोगों को होना है। अब जो टावर्स लग रहे हैं इन 0% रेडिएशन है और इनका सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर ईडीएमसी ने सैंक्शन कर दिया है, ईडीएमसी ने मंजूरी दे दी है, टावर लगेगा जरूर। सेकंड, ये जो टावर्स की जो रेडिएशन की जो इसका जो नुकसान का जो रेंज है उसको आईआईटी रुड़की ने प्रूव किया हुआ है कि वो नुकसानदायक नहीं है। हमारे पीछे पार्षद हैं संदीप कपूर, जो चेयर स्टैंडिंग कमेटी में रहे हैं, उन्होंने अपने वार्ड के अंदर टीम बुलाकर एक्सपर्ट्स की इसका पूरा को कराया था, जांच कराई थी, तो उसके अंदर 0% इसका वो आया रेडिएशन नुकसान आया इसका। तो लोगों को भ्रांति है, धीरे धीरे दूर होगी, काफ़ी जगह दूर हो गई है। अभी जैसा कि मुझे पता लगा, अभी आज ही हमारे एसी अनिल राय ने भी एक नोटिस इशू किया है कि किसी भी वार्ड के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई आपस में कहीं
को दिक्कत है टावर लगने में, लोगों का एतराज़ है, वहाँ के निगम पार्षद की सहमति से जगह चेंज हो सकती है। तो वो आज आ गया है और हम चाहते भी यही थे, हमारी खुद की भी इच्छा ये थी कि टावर लगे, उसमें कहीं ना कहीं निगम पार्षद की सहमति हो, उसकी इन्वॉल्वमेंट हो। वो आज शुरू हो गया है और जल्दी लोगों में मैसेज हम लोग स्प्रेड करेंगे, नीचे भेजेंगे कि इस टावर्स का नुकसान नहीं है, लोग एजुकेट हो। इसके लिए जैसा मेरी संज्ञान में है अभी लगभग 3000 साइट्स इसके लिए तय की गई थी, उनमें 2000 पार्क्स और 1000 अदर प्रॉपर्टीज़ जो निगम इसमें आती है, निगम के जुडिक्शन में आती है। इनमें मुझे लगता भी है कि जो टावर्स हैं हमारे निगम के, हमारे कम्युनिटी हॉल्स हैं, हमारे ढलाव घर हैं और हमारे जो है बिल्डिंग्स हमारी हैं निगम की, वहाँ भी लगनी चाहिए। पूर्वी दिल्ली नगर निगम अब टॉयलेट वेस्ट से बिजली, गैस और खाद बनाएगी। इस पर 44 करोड़ खर्च आएगा। टॉयलेट के पानी का भी दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। इसी पर सीसीएन की संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ ने बात की डिप्टी मेयर हरि प्रकाश बहादुर से। क्या कहा उन्होंने, इस पर आप भी सुनिए। तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम अब एक नई योजना लेकर आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि टॉयलेट वेस्ट जो है उसको रीयूज किया जाएगा और कहा यह भी जा रहा है कि उससे ना सिर्फ बिजली, खाद बनाई जाएगी बल्कि उसका जो वेस्ट है, उसका जो पानी है, उससे सिंचाई का काम भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, गैस भी उससे बनाई जाएगी। फिलहाल मेरे साथ डिप्टी मेयर इस समय मौजूद हैं हरि प्रकाश जी, उनसे आगे की जानकारी लेंगे। देखिए, चूँकि टेक्नोलॉजी निरंतर हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और जो हमारा टॉयलेट जो वेस्ट है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अमृत योजना है उसके तहत में हमारी डीएमसी भी काम कर रही है। क्योंकि जो टॉयलेट का जो वेस्ट है, चूँकि वो वेस्ट ही जाता था, कहीं इधर उधर यूज़ तो उसको करते नहीं थे, बाय दी वे कहीं भी वो गाँव में कहीं खेतों में खाद में काम आ जाता था। लेकिन इससे अभी मल्टीपर्पज़ जो यूटिलाइजेशन की जो बात आ रही है उसमें वो करने जा रहे हैं अभी। इसके प्लांट लगाए गए हैं। इसमें क्या है कि टॉयलेट का जो वेस्ट है उससे पानी को अलग किया जाएगा, पानी को रिसाइकल किया जाएगा, रिसाइकल करने के बाद में उसको हाँ, जहाँ हमें ज़रूरत है, चूँकि पार्कों में हमारे सिंचाई का बड़ा दिक्कत रहती है, तो वहाँ पार्कों में उस पानी को वहाँ भेजा जाएगा। उसके बाद जो गैस उसमें से निकलेगी, गैस को ये करके ट्रीट करके उससे हम बिजली का उत्पादन हम करेंगे। और जो उसका भी जो वेस्टेज निकलेगा, जो रॉ मटेरियल में जो वेस्टेज, जो सॉलिड वेस्ट जो निकलेगा, उससे हम खाद बना के उसको खाद में यूज करेंगे। ये बहुत ही अच्छी योजना है। इससे हमारा अर्निंग भी हमारी एमसीडी को होगी और जो हमारी जो टॉयलेट वेस्ट का जो है, इसका जो ये है, ये भी हमारा यूटिलाइजेशन में आ जाएगा। इसके लिए तैयारी निगम की पूरी हो चुकी है। 2 प्लांट जो हैं वो भी इंस्टॉल किए जा चुके हैं और बहुत जल्द इस योजना को धरातल पर देखा भी जा सकता है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप कैंथ, सीसीएन। दिल्ली पुलिस सप्ताह के अंतर्गत आज आनंद विहार थाने में हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवानों और आम जनता ने अपने हेल्थ की जांच कराई। इस मौके पर डीसीपी निशांत गुप्ता ने कहा कि दिल्ली पुलिस के जवान अपनी पूरी मेहनत से काम में लगे रहते हैं। वे पास समय के अभाव के चलते अपने हेल्थ की जांच नहीं करा पाते हैं। इस तरह के हेल्थ कैंप से बहुत मदद मिलती है और समय समय पर हेल्थ का चेकअप होना ज़रूरी भी है। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस की ड्यूटीज़ काफ़ी टफ चलती हैं और दिल्ली पुलिस के स्टाफ को अपना मेडिकल हेल्थ चेकअप का वक्त नहीं मिल पाता है। तो दिल्ली पुलिस वीक में हमने कोशिश करी कि एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगवाएं और यहाँ पे एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगा है जिसमें हमने पुलिस वालों का भी हेल्थ चेकअप करवाया है और आसपास के जो गरीब लोग हैं उन्होंने भी आके अपना फ्री हेल्थ चेकअप करवाया है। तो इसके तहत हमारी कोशिश है कि हम अपने पुलिस वालों को निरोग रख सकें और अगर कोई इनकी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी परेशानी है, तो वो शुरुआत में ही डिटेक्ट हो जाए ताकि कोई बड़ी आगे समस्या ना बने। चाहे महामारी हो या ना हो, लेकिन समय समय पे हेल्थ चेकअप करवाना बड़ा ज़रूरी है। एक पर्टिकुलर उम्र के बाद, एटलीस्ट 40 साल के बाद ज़रूरी है कि हम वक्त पे अपना शुगर, बीपी और बाकी चीज़ों का टेस्ट करवाते रहें। और इस तरह की संस्थाओं से हमें ये बड़ी मदद मिल जाती है कि पुलिस वालों का फ्री में चेकअप हो जाता है और पुलिस वाले अपने
अपना ख्याल, अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस जिस दौर से पिछले कोरोना काल के अंदर दिल्ली पुलिस ने जो रिमार्केबल काम करा है रोड्स के ऊपर रह के, पर वैसे भी 24 घंटे की नौकरी के अंदर कई बार समय नहीं मिल पाता है लोगों को टेस्टिंग कराने का। और रोज आज मैं भी हूँ, कोई भी कॉमन मैन है, हर कोई जब तक अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है टेस्टिंग कराने नहीं जा पाता। तो यही दिल्ली पुलिस के लोगों ने, जैसे दिल्ली पुलिस इनका वीक चल रहा है, इन्होंने हमें बोला कि हम लोग मिलके यहाँ पर अपना टेस्ट इनके लिए लगाएं, तो इसलिए मेडिकल कैंप ये आयोजित किया गया। इसमें दिल्ली पुलिस के लोगों ने भी टेस्टिंग कराई और उसके अलावा कॉमन लोग भी जो आसपास के लोग हैं वो भी आ रहे हैं और वो भी यहाँ टेस्टिंग करा रहे हैं अपना। 50+ आ चुके हैं और अभी और आने बाकी है। तो हम सब प्रकार की सेवा दे रहे हैं, जैसे कि भाई साहब ने बताया आपको, क्योंकि हमें जानते हैं कि दिल्ली पुलिस वालों को टाइम नहीं मिलता हॉस्पिटल आने का, इलाज कराने का, इसलिए हमने डोर स्टेप पर आकर इनको यहाँ पर ये सर्विस देने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस सप्ताह दिवस के रूप में मना रही है, जिसके चलते अलग अलग थानों में अपना कार्यक्रम करके लोगों से संवाद किया जा रहा है और पुलिस से जुड़े तत्व जनता के बीच पहुंचाए जा रहे हैं। पुलिस इस सप्ताह को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मना रही है और जनता को जागरूक कर रही है। आज मंडावली में लोगों को जागरूक किया गया और कानून से जुड़ी कई जानकारियां लोगों को पुलिस ने बताई हैं। पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए ऐप हो या फिर पुलिस हेल्प सहायता, सभी से आम जनता को रूबरू कराया जा रहा है। जनसंपर्क वाहन पहुंचा गीता कॉलोनी, रामलीला मैदान में और यहाँ के गांधीनगर के सब डिवीजन एसीपी चंद्रप्रकाश मीणा मौजूद थे। एसएचओ गीता कॉलोनी मौजूद थे और तमाम गीता कॉलोनी थाने का स्टाफ मौजूद रहा। गीता कॉलोनी के निवासी भी लोग भी मौजूद थे। दिल्ली पुलिस का जनसंपर्क वाहन में भी एक LCD लगा हुआ है, उससे सभी को समझाया जा रहा है कि क्राइम कैसे होता है और कैसे रोकना चाहिए और कोविड-19 के बारे में समझाया गया। जो दिल्ली पुलिस की ऐप्स हैं, उन ऐप्स को डाउनलोड किया और उनको काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, ये इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। हमारे कमिश्नर साहब की उसके निर्देशानुसार और ये लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड किया और ऐसे ही प्रोग्राम होते रहने चाहिए जो पब्लिक और पुलिस के बीच में कम्युनिटी पुलिसिंग में एक दूसरे को नज़दीक में लाने के लिए बहुत अच्छा साधन बनते हैं और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लोगों को लगा और हमने इसको प्रोग्राम को अपने दिल्ली पुलिस वीक में पब्लिक के साथ बैठ के मनाया। पूर्व दिल्ली के H ब्लॉक न्यू सीलमपुर में सड़क का उद्घाटन किया गया। ये सड़क 2 लाख रुपए की लागत से बनेगी। इसका निर्माण का 1 सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। निगम पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि निवासियों ने मुझे फोन पर बताया कि सड़क की हालत बहुत खराब है। मैंने स्वयं आकर देखा, तुरंत संज्ञान लिया और एक इमरजेंसी फंड से 2 लाख रुपए पास करवाकर आज इस सड़क का उद्घाटन किया है। मैं लगभग 1 महीने पहले यहाँ पे आया था। मेरे भाई सतपाल जी, जब मैं 1 महीने पहले यहाँ आया था तो लोगों ने कहा कि गली की हालत बहुत खराब है और सच्चाई ये है कि फंड हमारे पास नहीं है। यहाँ के लोगों ने यहाँ तक कहा कि हमें अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा, तब भी हम गली बनवाने को तैयार है। कुछ आप दीजिए, कुछ हम देंगे। यहाँ के लोगों की भावना को देखते हुए, यहाँ की परेशानी को देखते हुए एक इमरजेंसी फंड हम लोगों ने लिया निगम से और इस सड़क का आज हमने उद्घाटन किया है। 1 सप्ताह के अंदर ये गली बनके तैयार हो जाएगी।